अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत जमशीद मारकर कहा करते थे कि जब राना लियाकत अली किसी कमरे में घुसती थीं तो वो अपने आप रोशन हो जाया करता था। एक बार ब्रिज के एक गेम के बाद जब लियाकत अली ने अपने नेता मोहम्मद अली जिन्ना से कहा कि आप अपने अकेलेपन को देखते हुए दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते, तो जिन्ना ने तपाक से जवाब दिया था, मुझे दूसरी राना ला दो, मैं तुरंत शादी कर लूंगा। राना लियाकत अली का जन्म 13 फरवरी 1905 को अल्मोड़ा में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम था आयरीन रूथ पंत। वो एक कुमायूनी ब्राह्मण परिवार से आती थी जिसने बाद में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। राना लियाकत अली की जीवनी द बेगम की सह लेखिका दीपा अग्रवाल बताती हैं। वो ज़रा भी दबने वाले लोगों में से नहीं थी। अब आप सोच लीजिए, उनका जन्म 1905 में हुआ था, ऐसे ज़माने में जहाँ लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, घर के अंदर कन्फाइंड होती थी। वो किसी चीज़ से नहीं घबराती थी। शी वुड ऑलवेज टेक द इनिशिएटिव। जब उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए इन इकोनॉमिक्स किया तो वो अपने क्लास में अकेली लड़की थी। लियाकत अली खान की एक बायोग्राफी है, उसमें ये सब जिक्र है कि कैसे उनके साइकिल के टायर पंक्चर कर देते थे। सोच लीजिए कि 1927-28 में कितनी लड़कियां साइकिल चलाती थी लखनऊ में। ज़्यादातर लोगों ने मुझसे पूछा कि अच्छा कौन से सब्जेक्ट में एमए किया, उन्होंने इंग्लिश में किया होगा। तो मैंने कहा नहीं, इकोनॉमिक्स में किया। वो भी अपने आप में एक बड़ी यूनिक चीज़ थी। 1871 में आयरीन पंत के दादा तारादत्त पंत ने जब ईसाई धर्म अपनाया था तो पूरे कुमाऊं में तहलका मच गया था। उनके समुदाय ने इसका इतना बुरा माना था कि उन्हें घटा श्राद्ध की रीति के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे पुष्पेश पंत का ननिहाल भी उसी जगह था जहां आयरीन रूथ पंत का परिवार रहा करता था। मैं जो अपने ननिहाल वाले मकान में 8-10 साल की उम्र में आज से 60 साल पहले रहता था, उनके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे कि ये नॉर्मन पंत साहब का मकान है, जिनकी बहन पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान साहब के ब्याही गई है। और वो चूंकि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ वाली बात थी, तो जो इज्जत नॉर्मन पंत साहब की थी वो अपने आप में बड़े लायक रहीन आदमी रहे होंगे, मगर उनको लोग पहचानते इरीन पंत के भाई के तौर पे थे। या कुछ लोगों को याद आता था कि उनके जो वालिद थे, उनके जो दादा परदादा थे, वो अल्मोड़ा के बहुत दकियानूस शहर के, वो जो शहर बहुत ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल है, उसके वो बड़े माने जाने वैद्य थे। और ऐसे किसी आदमी ने जब ईसाइयत कबूल की थी तो एक तहलका उस कस्बे में मचा था। तो लोग उनकी बात करते थे कि ये वो कन्वर्ट नहीं थे ईसाइयत में जो अनुसूचित जाति के दलित थे और तब गए थे, तो खानदानी बामन थे, ऊंची नाक बड़ी धोती वाले, जो ईसाई बने थे। तो पहले तो वही धक्का अल्मोड़ा बर्दाश्त करने में उसको 2 पीढ़ियां निकल गई। फिर जब उनकी बहन ने फिर एक धर्मांतरण कर लिया और मुसलमान बन गई, इस्लाम कबूल करके पाकिस्तान के पहले वजीर आजम से शादी कर ली, तो एक खुसूसियत, एक सुर्खाब का पर और उन पे चढ़ गया। और उनके बारे में जो कहानियां होती थी वो बड़ी मजेदार थी कि वो भूरे साहब अपने इस तरह के थे कि सिर्फ बीबीसी सुना करते थे। आप सुन के खुश होंगे, अंग्रेजों की तरह टोस्ट बटर का ब्रेकफास्ट करते थे, घूमने अकेले निकलते थे, क्योंकि उन्हें शायद लगता था कि अल्मोड़े के बामन उन्हें बामन नहीं समझेंगे। अपना जाहिर है 3 पीढ़ी से क्रिश्चियन थे। उस समय के अल्मोड़ा के दकियानूसी समाज में कथित रूप से आधुनिक पंत बहनें न सिर्फ पूरे शहर की चर्चा का विषय हुआ करती थी, बल्कि लोग उनसे रश्क भी करते थे। मशहूर उपन्यासकार शिवानी की बेटी ईरा पांडे उनकी जीवनी दिद्दी में लिखती हैं। मेरे नाना के बगल का घर डैनियल पंत का था, जो कि ईसाई थे, लेकिन एक जमाने में वो मेरी माँ की तरफ से हमारे रिश्तेदार हुआ करते थे। हमारे दकियानूसी नाना ने उनकी दुनिया को हमारी दुनिया से अलग करने के लिए हमारे घरों के बीच एक दीवार बनवा दी थी। हमें सख्त हिदायत थी कि हम दूसरी तरफ देखें भी नहीं। मेरी माँ शिवानी ने लिखा था, उनके घर में जायकेदार गोश्त बनने की पागल कर देने वाली महक हमारे बोरिंग ब्राह्मण रसोई में पहुंचकर हमारी अदना सी दाल, आलू की सब्जी और चावल को धराशायी कर देती थी। बर्लिन वॉल के उस पार के बच्चों में हेनरी पंत मेरे खास दोस्त थे। उनकी बहनें ओल्गा और म्यूरियल जब अपनी जॉर्जेट की साड़ियों में अल्मोड़ा के बाजार में चहलकदमी करती थी तो हम लोग रश्क से करीब करीब मर ही जाते थे। आयरीन पंत की पढ़ाई पहले लखनऊ के लालबाग स्कूल और फिर मशहूर आईटी कॉलेज में हुई।
उनकी मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली से मिलने की भी एक दिलचस्प कहानी है। बिहार में बाढ़ आई हुई थी और स्टूडेंट्स ने सोचा कि एक हम कुछ कार्यक्रम करें और टिकट बेचें। तो ये गई वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली गई और इत्तेफाक से दरवाज़ा किसने खोला? लियाकत अली खान ने। और उन्होंने उनको टिकट बेचने की कोशिश की। तो पहले तो वो आनाकानी करने लगे क्योंकि कहने लगे लोग तो ऐसी पैसा इकट्ठा करने चले आते हैं। पर उन्होंने किसी तरह उनको कन्विंस किया कि नहीं, हमारा कॉज बिल्कुल जेन्युइन है। और एक के बजाय बोली उनसे कि आप 2 टिकट ले लीजिए, आप सिर्फ एक टिकट क्यों ले रहे हैं? अगर आपके पास कोई कंपनी नहीं है तो मैं आके आपके साथ बैठ जाऊंगी। फिर लियाकत अली ने न सिर्फ वो टिकट खरीदे बल्कि पहुंचे भी उस प्ले को देखने। हाँ, पहुंचे थे। हालांकि इनका जो परफॉर्मेंस था, क्योंकि इनको म्यूजिक का बहुत शौक था, राणा जो है उन्होंने गाना भी गाया था, परफॉर्म किया था, पर उस वक्त तक शायद नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि उनका कोई और कमिटमेंट था। पर बाद में वो जरूर आए अपने एक मित्र के साथ। यहाँ से जान पहचान का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 16 अप्रैल 1933 में इन दोनों की शादी में परिणित हुआ। लियाकत अली न सिर्फ उनसे उम्र में 10 साल बड़े थे बल्कि शादीशुदा भी थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो मुस्लिम लीग के राइजिंग स्टार थे और मोहम्मद अली जिन्ना के सबसे करीबी। वो फोटोग्राफी के बहुत शौकीन थे। उनको मैकेनिकल चीज़ों में बहुत रुचि थी। सिगरेट लाइटर्स तो सुनते हैं, उनका इतना बड़ा कलेक्शन था कि वो सूटकेस भर के था। बचपन से उन्होंने संगीत सीखा था, तबला बजाते थे, गाने का शौक भी था। यू कैन से ही वाज अ वेल राउंडेड पर्सनालिटी। लियाकत अली ने अपनी पत्नी के लिए दिल्ली के 8 बी हार्डिंज एवेन्यू पर एक बंगला बनवाया और उनके नाम पर उसका नाम रखा गुले राना। उनका रहन सहन काफ़ी एक तरह से लाविश भी कहिए। अच्छा, दोनों बड़े सोशल लोग थे, तो वहाँ पर लोगों को एंटरटेन करना, ब्रिज खेलते थे। फिर दोनों को म्यूज़िक का शौक था, तो शाम को जैसे कोई आए, मेहमान आए उनके, तो गाना बजाना सब तरह का एंटरटेनमेंट वहाँ पर होता था। पर उसके साथ साथ सारा मुस्लिम लीग का काम भी उसी बंगले में चलता था। पाकिस्तान जाने से पहले लियाकत अली खान ने वो बंगला पाकिस्तान को डोनेट कर दिया। इसे आज पाकिस्तान हाउस के नाम से जाना जाता है और वहाँ आज भी पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहते हैं। ये वो जगह है जहाँ से 1946 के बजट के कागजात सीधे संसद भवन ले जाए गए थे। उस समय लियाकत अली अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे। जिन्ना साहब तो अपना बंगला जो है वो बेच के गए थे डालमिया को, पर लियाकत अली खान ने कहा ये मैं घर पाकिस्तान को डोनेट कर देता हूँ एज एन एम्बेसी। और बेगम राना से कहा कि हम लोग कुछ नहीं ले जाएंगे, जो चीज़ है यहाँ पर वैसी ही रहेगी। आखिर को बोली कि ये जो छोटा सा कालीन है ये मेरी माँ का था, तो इसको मैं ले जाना चाहूँगी। अगस्त 1947 में लियाकत अली और राना लियाकत अली ने अपने 2 बेटों अशरफ और अकबर के साथ दिल्ली के वेलिंगटन हवाई अड्डे से एक डकोटा विमान में कराची के लिए उड़ान भरी। पाकिस्तान में लियाकत अली वहां के पहले प्रधानमंत्री बने और राना फर्स्ट लेडी। उन्हें लियाकत ने अपने मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक और महिला मंत्री के रूप में जगह दी। लेकिन अभी 4 साल ही बीते थे कि लियाकत अली खां की रावलपिंडी में हत्या कर दी गई। द बेगम पुस्तक की सहलेखिका तहमीना अजीज अयूब बताती हैं। शुरू में तो वो बहुत परेशान थी, घबराई भी थोड़ा सा कि अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि कोई फाइनेंशियल या प्रॉपर्टी एसेट्स उनके हस्बैंड उनके लिए छोड़ के नहीं गए। बैंक में शायद गालिबन 300 रुपए थे। अब उन्होंने कहा कि बच्चे भी पालने हैं, उनको पढ़ाना भी है। कुछ ऐसे दोस्त थे, फिलैंथ्रोपिस्ट दोस्त, जिन्होंने आगे आके उनको थोड़ी सी मदद की। और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी सोचा कि हाँ, इसको वी ओ दिस मच दैट वी हैव टू हेल्प हर बिकॉज शी इज नाउ अ विडो। तो उन्होंने फिर उनको एक स्टाइपेंड एलोकेट कर दिया 2000 रुपए का माहवार। 3 साल के बाद 54 में उनको भेज दिया एज एनवॉय नेदरलैंड्स। तो उससे फिर उनका कुछ सहारा बना, क्योंकि फिर बच्चों की तालीम का भी वो अलाउंस मिल जाता है एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। उसके अलावा उन्होंने चूंकि अफवा ऑलरेडी ऑल पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन स्टार्ट कर दी थी 49 में, तो उसमें वो काफी इन्वॉल्व थी। राना लियाकत अली को पहले हॉलैंड और फिर इटली में पाकिस्तान का राजदूत बनाया गया।
चूंकि बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत समझदार थी, उनको बहुत सी इश्यूज के बारे में इल्म था, तो वो वैसे भी 1950 में जब वो गई लियाकत अली खान साहब के साथ पहली ओवरसीज टूर पे अमेरिका, तो वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा इम्प्रिंट छोड़ा और उनको बहुत से अवार्ड्स मिले उसी पीरियड में, उनको खिताब मिला मदर ऑफ पाकिस्तान का। वो बड़ी इजीली ग्लाइड कर गई इस रोल में, और वहाँ पे चूंकि हॉलैंड में, नेदरलैंड्स में क्वीन रूल करती थी, क्वीन के साथ उनकी बहुत बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई, आना जाना हो गया, और फिर उनको बहुत बड़ा एक ऑरेंज अवार्ड कहते हैं उनको, उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, वो उनको दिया गया। बट उसके अलावा क्वीन ने उनको एक बहुत आलीशान मकान ऑफर किया जो कि एक हेरिटेज प्रॉपर्टी थी जो अब तक हमारे पास ही है। तो उन्होंने कहा देखो बहुत थोड़े से दामों पर तुम ये खरीद लो अपने एम्बेसी के लिए, ये नॉर्मली हम लोग बेचते नहीं है, और वो बिल्कुल हार्ट ऑफ सिटी में है और पैलेस से गालिबन 1 किलोमीटर दूर था। वो बहुत टूर करती थी पूरे हॉलैंड में, उनके प्रोजेक्ट्स देखती थी, बड़े बड़े घर में पार्टियां करती थी, बहुत शौकीन थी अच्छे अच्छे खाने करने की, वेरी लैविश स्टाइल में, जिस तरह एक एम्बेसडर को करनी चाहिए। अपने राजदूत के कार्यकाल के दौरान वो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न गईं और वहां भारत के पूर्व विदेश सचिव जगत मेहता के फ्लैट में रुकी, जो उस जमाने में स्विट्जरलैंड में भारत के जूनियर राजनयिक हुआ करते थे। जगत मेहता ने अपनी किताब नेगोशिएटिंग फॉर इंडिया रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू डिप्लोमेसी में इसका जिक्र करते हुए लिखा है, वो हमारे छोटे से फ्लैट में अपने 2 बच्चों और के माइल्स के साथ आकर रुकी, जबकि ब्रिटेन के राजदूत ने, जो कि पाकिस्तान के दूत का काम भी देख रहे थे, उन्हें अपने निवास पर रहने की दावत दी थी। आते ही वो बिना किसी तकल्लुफ के मेरी रसोई में घुस गईं, और तो और उन्होंने मेरे 2 छोटे बच्चों को अपने हाथों से नहलाया भी। कूटनीति के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच इस तरह की दोस्ती का शायद ही ऐसा कोई और उदाहरण मिले। कूटनीति के क्षेत्र में खासा नाम कमाने के बावजूद उनकी पाकिस्तान के तानाशाह अयूब खान से नहीं बनी, और अयूब खान ने उन्हें तंग करने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी। अयूब खान से उनकी नहीं बनती थी। अयूब खान ने उनको काफी तंग किया बिकॉज ही वांटेड हर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन कैंपेन अगेंस्ट फातिमा जिन्ना जब वो लड़ रहे थे। तो इन्होंने कहा देखो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एम्बेसडर हूँ, मैं कैसे आके जलसों में खड़ी हो जाऊँ, मैं नहीं कर सकता। अयूब खान ने फिर उनको एक किस्म से रिवेंज के तौर पे उनको इटली से वापस बुला लिया। उसके बावजूद जब उन्होंने बहुत बड़ी एक अफवाह की कॉन्फ्रेंस की 1965 में, जब मिसेज अयूब खान फर्स्ट लेडी बन गई और वो बिल्कुल घर से निकलती नहीं थी, उन्होंने फिर भी उनको दावत दी कि आप आके इसमें चीफ गेस्ट रहेंगी। शी हैड दैट मैग्नेनिमिटी ऑफ पर्सनैलिटी, कि उन्होंने फिर भी उनको इज्जत दी। राना लियाकत अली को उनकी सेवाओं के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से सम्मानित किया गया। उन्हें मादरे पाकिस्तान का खिताब भी मिला। राना लियाकत अली को पाकिस्तान में महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान के दूसरे तानाशाह जनरल जियाउल हक से भी टक्कर ली। बहुत ज्यादा रिप्रेसिव किस्म के लॉज ले आए थे औरतों के खिलाफ, और ऐसे लॉज थे कि वो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल थे। हुदूद ऑर्डिनेंस, इट्स अबाउट मॉरल बिहेवियर। वो चाहते थे कि बस औरतों को किसी तरह रिस्ट्रिक्ट करना है। उसके अलावा वो जो था इस्लाम का 2 women आर इक्वल टू 1 man, वो उन्होंने रीइंफोर्स किया कि कानून शहादत जो है, अडल्ट्री की जो लॉ है कि यू हैव टू बी अ विटनेस to adultery and only then it's proven. So if it's 2 men it's enough, but if it's 4 women have to say कि हाँ जी हमारी बहन को रेप हुआ था. It became so tough. They protested that and much later it was repealed. तो फिर ज़ियाउल हक ने, चूंकि उनकी उम्र ऐसी थी और उनकी स्टैचर ऐसा था, तो उनको जेल में नहीं डाला, लेकिन बहुत सी औरतों को उस जमाने में डाल दिया जेल में कि तुम लोग क्यों आवाज उठा रहे हो। 30 जून 1990 को राना लियाकत अली ने अंतिम सांस ली। 1947 के बाद पाकिस्तान को अपना घर बनाने वाली राना लियाकत अली फिर कभी अल्मोड़ा वापस नहीं गई, लेकिन अल्मोड़ा हमेशा उनके ज़हन में जिंदा रहा। उनको वहाँ के खास जो खाना होता है पहाड़ का, गहत की दाल होती है और एक चटनी होती है, दारिम कहते हैं, वो एक तरह का जंगली अनार होता है, ये सब बहुत याद करती थी। और एक चीज़ मुझे मिली उनके यहाँ, उनके पेपर्स के बीच में, जिससे मुझे वो लगा कि इट वाज सो पॉइगनेंट। उन्होंने अपने भाई को बर्थडे पे एक टेलीग्राम भेजा था और उसमें उन्होंने नीचे लिखा था, आई मिस अल्मोड़ा। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।